मैं श्रीमती निशा शर्मा बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी के अंतर्गत आज ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण के बारे में आपको बताऊंगी। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट अर्थात पादपों के लिए भोजन का निर्माण होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण का स्थान स्रोत या सोर्स कहलाता है। पादपों में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अकार्बनिक और कार्बनिक दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपापचयी पोषक पदार्थ होते हैं। ये उपापचयी पदार्थ कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पोषक कहा जाता है। दूसरा अकार्बनिक पदार्थ ये खनिज या मिनरल्स कहलाते हैं। विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक विलेय पदार्थों का पादपों के संश्लेषण स्थल से संचय या उपापचय स्थल तक गमन इन पदार्थों का स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन कहलाता है। कार्बनिक विलेय पदार्थों का स्रोत सोर्स से सिंक तक का चालन या गमन कार्बनिक विलेयों का स्थानांतरण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण एरिया यह सोर्स होता है। इसका स्थानांतरण सिंक के रूप में होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनने वाले मेटाबॉलिक साइट या स्टोरेज साइट्स के रूप में कार्य करते हैं। कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। यह स्थानांतरण 3 दिशाओं में होता है। पहला अधोमुख स्थानांतरण जिसे डाउनलोड ट्रांसलोकेशन, दूसरा अनुदैर्ध्य स्थानांतरण वर्टिकल ट्रांसलोकेशन, तीसरा पार्श्व या अरीय लेटरल ट्रांसलोकेशन। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि ये ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स की क्या क्या डायरेक्शन है। यह पादपों का जल अवशोषण के द्वारा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रूट्स के द्वारा अवशोषित होते हुए यह जो है विभिन्न प्लांट्स पार्ट्स में जाते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, उससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है जो कि जड़ों में और पत्तियों से यह तने के विभिन्न भागों में, फल में, फ्रूट्स के अंदर इसका स्थानांतरण होता है। तो यह डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं कि एक पादप में किस प्रकार से कार्बनिक पदार्थों का ट्रांसलोकेशन होता है। अब सबसे पहले अधोमुख स्थानांतरण की पुष्टि जो है निम्न तथ्यों के अंतर्गत की जाती है। कार्बनिक पदार्थों का पत्तियों से मूलों के स्थानांतरण डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन या अधोमुख स्थानांतरण कहलाता है। यह फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। इस अधोमुख स्थानांतरण की पुष्टि निम्न तथ्यों के द्वारा की जाती है। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, पादप में जाइलम रस का परिसंचरण जाइलम में ऊपर की तरफ होता है, अतः इनके कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन के रूप में संभव नहीं है। भरण उत्तक या स्टोरेज टिश्यूज का कार्य संभव नहीं है क्योंकि इनमें कार्बनिक पदार्थ स्थायी अविलेय रूप में संग्रहित रहते हैं, अतः कार्बनिक पदार्थों के डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन हेतु केवल फ्लोएम टिश्यूज शेष रहता है। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोएम की संरचना एवं वितरण। फ्लोएम की संरचना के द्वारा ज्ञात होता है कि चालन के कार्य के लिए इसकी लंबी सीव ट्यूब चालनी नलिकाएं जाइलम की वाहिनिकाओं और वाहिकाओं की भांति एक के बाद एक जुड़ी होती हैं, जो संपूर्ण पादप में सतत तंत्र कंटिन्यूएशन सिस्टम का निर्माण करती हैं। संलग्न चालनी नलिकाएं भित्ति पर पाए जाने वाले छिद्र से होकर जाने वाले प्लाज्मोडेस्माटा जीवद्रव्य की पट्टियों द्वारा संयोजित होती हैं, जिससे चलन तंत्र में सततता बनी रहती है। ये इस प्रकार से देखिए चालनी नलिकाओं का ये आपस में इस तरह से कंटिन्यूएशन एक दूसरे से ये जुड़ी रहती हैं। फ्लोएम की संरचना, यह जटिल समान उत्तक होता है जिसके 4 मुख्य घटक होते हैं। सबसे पहला सीव एलिमेंट्स चालनी तत्व, दूसरा सेचर कोशिकाएं, तीसरा फ्लोएम पेरेन्काइमा और चौथा फ्लोएम फाइबर्स। ये चारों तंत्र आपको कंपोनेंट्स जो है इस चित्र के द्वारा इंडिकेट हो रहे हैं। ये कंपेनियन सेल, चित्र ए जो है वो है आपका सीव ट्यूब कंपेनियन सेल पेरेन्काइमा, और बी जो है वो सीव ट्यूब एलएस है उसका, और कंपेनियन सेल और पेरेन्काइमा फाइबर्स का एलएस है। ए जो है टीएस है। अब हम देखेंगे कि चालनी नलिकाएं और चालनी कोशिकाओं में क्या अंतर है। जो चालनी नलिकाएं होती है, पहला अंतर, अनेक चालनी तत्व कोशिकाओं में एक के ऊपर एक जुड़ने से चालनी नलिका का निर्माण होता है,
जबकि सीव कोशिकाएं या चालनी कोशिकाएं ये एक एक कोशिका ही होती हैं। दूसरा, चालनी क्षेत्र वाले क्षेत्र चालनी तत्वों पर पाए जाते हैं, जबकि चालनी कोशिकाएं चालनी क्षेत्र पार्श्वभित्ति पर उपस्थित होते हैं। तीसरा अंतर, चालनी नलिकाएं सुस्पष्ट चालनी क्षेत्र होते हैं, जबकि चालनी कोशिकाओं में सुस्पष्ट चालनी क्षेत्र नहीं होते हैं। चौथा, चालनी नलिका मात्र आवृतबीजी पादपों में उपस्थित होती है, जबकि चालनी कोशिकाएं अनावृतबीजी व टेरिडोफाइट पादपों में भी पाई जाती है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरित पदार्थ। वैज्ञानिक रेबिड्यू एंड वर 1945 ने कार्बन 14 O2 के उपयोग के द्वारा बताया कि कार्बनिक पदार्थ फ्लोएम में चालन करते हैं तथा पत्ती से ऊपर व नीचे दोनों ओर गमन करते हैं। वैज्ञानिक मिटलर ने 1998 में एफिड के शाखिका द्वारा पोषवाह रस एकत्रित करने की विधि को खोजा। फ्लोएम में जल मुख्य घटक होता है, जिससे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुलनशील अवस्था में स्थानांतरित होते हैं। विलेय पदार्थों का मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है, जो शर्करा के रूप में विद्यमान होते हैं। सुक्रोज सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है एवं इसके साथ ही रेफिनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टिक्योज एवं बर्बिस्कोचस आदि शर्कराएं भी भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती हैं। सेब में सुक्रोज के स्थान पर सर्बिटॉल होता है। नाइट्रोजन अमीनो अम्ल एवं अमाइड मुख्यतः ग्लूटामेट, एस्पार्टेट एवं उनके अमाइड ग्लूटामिन तथा एस्परजिन के रूप में उपस्थित होता है। वैज्ञानिक हॉल एंड को वर्कर्स के अनुसार अरंडी में विभिन्न पादा वृद्धि नियामक तथा ऑक्सीजन इत्यादि भी सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। इनके अतिरिक्त सूक्ष्म मात्रा में कुछ प्रोटीन भी उपस्थित होती हैं। कुछ इनऑर्गेनिक विलेय तथा पोटेशियम, मैग्नीशियम फॉस्फेट एवं क्लोराइड आदि भी फ्लोएम रस में पाए जाते हैं। तीसरा, प्रभाव अवरोधन, इफेक्ट ऑफ ब्लॉकिंग द फ्लोएम। कैलस के निक्षेपण या डिपोजिशन के द्वारा चालनी नलिका में अवरोधन के फलस्वरूप स्थानांतरण की क्रिया में रुकावट पैदा हो जाती है, अतः अधोमुख स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। चौथा, फ्लोएम रस का रासायनिक संश्लेषण या विश्लेषण। केमिकल एनालिसिस ऑफ फ्लोएम सेप। मेसन एंड मेस्केले ने 1934 के अनुसार कपास की पत्तियों में उपस्थित शर्कराओं तथा नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थों की सांद्रताओं में जो विविधता होती है, वैसे ही विविधता फ्लोएम में होती है। ये जाइलम में नहीं होती है। कैनेडी तथा मिटलर ने 1953 ने एफिड कीड़े के प्रयोग से दर्शाया कि कीड़ा फ्लोएम के तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करने हेतु अपने मुखांगों द्वारा पौधे में नलिकाकार निवेशन ट्यूबुलर इंसर्शन करता है। रेबिड्यू तथा वर ने 1945 ने ऐसे पौधे पर जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही थी उसे रेडियो एक्टिव कार्बन युक्त कार्बन डाइऑक्साइड देने पर पाया कि जिस बिंदु से तना पत्तों से जुड़ा रहता है वहाँ से लिपिड पदार्थ बहुत तेज़ी से तने के ऊपर तथा नीचे की ओर गति करते हैं। यह गति मृत भाग में बिल्कुल रुक जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि फ्लोएम ही ऐसा भाग है जो भोजन पदार्थ को चालित करता है। पांचवा, वलयन अथवा छाल परिवर्तन प्रयोग। परिवर्तन प्रयोग या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। यह एक काष्ठीय तने की मोटी छाल उतारी जाती है जिसमें फ्लोएम उत्तक भी साथ में आ जाते हैं, परंतु जाइलम ट्रैकेट्स वाहिनियाँ परिवर्तित गर्डल स्तंभ में ही सुरक्षित रहती हैं, अर्थात तने पर फ्लोएम रहित क्षेत्र की एक वलय बना ली जाती है, जो कि इस चित्र के द्वारा इंडिकेट हो रहा है। कुछ समय बाद देखते हैं कि इस तने पर वलय के ऊपर के भाग में शर्कराओं तथा कार्बनिक पदार्थों के संचयन के कारण फूल कर मोटा हो जाता है, परंतु नीचे का भाग दुर्बल होकर सूख जाता है। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि वलय क्षेत्र में फ्लोएम की कमी के कारण कार्बनिक पदार्थों का नीचे की ओर संभरण या ट्रांसमिशन नहीं होता है। इससे प्रमाणित होता है कि कार्बनिक पोषकों का नीचे की ओर अभिगमन फ्लोएम उत्तकों के द्वारा होता है। उभय फ्लोएमी बंडलों अथवा वस्कुलर बंडल्स की एक से अधिक वलयों वाले तनों में यह प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वैज्ञानिक डिक्सन के अनुसार रंगीन पानी जाइलम में ऊपर तथा नीचे दोनों दिशाओं में गति करता है। जाइलम सैप का बहाव ऊपरी दिशा में होता है, अतः कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण जाइलम द्वारा नीचे की दिशा में बिल्कुल असंभव होता है। टेम्परेचर, लाइट, मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स, उपापचयी निरोधक,
कॉन्सेंट्रेट, ग्रेडियंट, प्रसारण प्रवणता, खनिज न्यूनताएं, हार्मोन्स आदि कारकों का रस इस क्रिया पर अत्यधिक प्रभावी होता है।